चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। MSN 2 के ऊपर है, समझ गए ना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है। पहला प्रश्न है हमारे सामने में, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर CHF या इसी को CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर भी कहते हैं, समझ गए ना। देखिए हृदय घात होना, समझ गए ना, हृदय घात होना या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर जो है या हार्ट फेलुअर के जो है कारण प्रकार लक्षण लिखे, इसके जो है उपचार एवं नर्सिंग देखभाल लिखे। देखिए CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, समझ गए ना, या इसी को दूसरा नाम से हम लोग क्या जानते हैं, CCF से जानते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। एक होता है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, एक होता है CCF एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, समझ गए ना। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब चलिए इसको जो है हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता क्या है, ठीक है, देख लीजिए। यह एक असामान्य स्थिति है, यह एक क्या है, अब एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें जो हृदय होता है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त आपूर्ति ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे अन्य कई नाम से भी जाना जाता है। देखिए CCF या फिर CHF जो होता है, यह जो होता है, जैसे किसी को अगर ये कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है ना, तो उसमें होता यह है कि हार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही हार्ट काम करना बंद करेगा तो शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड को पंप शरीर की ओर कौन करता है, हृदय ही करता है ना। तो जैसे ही हृदय जो है आपका फेल हो जाएगा, फेलुअर हो जाएगा, उसमें कंजेस्टन हो जाएगा उस हृदय में, तो उस कंडीशन में जो ब्लड है वह शरीर की ओर, शरीर को नहीं मिल पाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। और ये जो कंडीशन होता है इसी को हम लोग हृदय घात कहते हैं, या इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर या इसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर कहते हैं, समझ गए ना चीज़ को। तो यही याद रखिएगा कि यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें हृदय जो होता है पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे अन्य कई नाम से भी जानते हैं, समझ गए ना। ये जो CCF या फिर इसी को CHF बोलते हैं, इसको अन्य कई नाम से भी जानते हैं, समझ गए ना। कौन कौन नाम है चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं, सामने है। तो एक तो जानते ही है CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, एक तो जान ही गए। हार्ट फेलुअर तो आपको पता ही है। इसके बाद है ए वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है, मतलब ये जो CCF होता है ना, तो इसमें आपके दोनों जो आपका क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर होता है, ऊपर में आर्ट्रिया होता है, नीचे में वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। यह जो है आपका राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया, यह लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर राइट वेंट्रिकल, समझ गए ना। तो इस चीज़ को जो है आपको क्या होता है ध्यान में रखना पड़ता है, समझ गए। तो ये जो नीचे वाला जो ऊपर वाला क्या होता है आर्ट्रियल होता है, नीचे वाला ये आपका क्या होता है वेंट्रिकुलर होता है। तो ये वेंट्रिकुलर क्या होता है, दोनों फेल हो जाता है, समझ गए ना। राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकुलर इस कंडीशन में CCF में फेल होता है। अब चूंकि जानते हैं कि जैसे ये आपका हृदय है, समझ गए। तो हृदय में 4 चैम्बर होता है, समझ गए। ब्लड इधर अशुद्ध ब्लड आता है बॉडी से, यहाँ पे अशुद्ध ब्लड। अब ये जो है क्या करता है, एक कपाट खुलता है तो ब्लड यहाँ आता है, समझ गए ना, यहाँ आता है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो ये क्या होता है, ये ब्लड जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से शुद्ध होकर जो है ब्लड यहाँ आता है। अब यहाँ से ये ब्लड होता है इसमें आता है, और यहाँ से हृदय की तरफ निकल जाता है, समझ गए। ऐसे ही कुछ होता है इसका मैकेनिज्म। तो इसमें होता यह है कि दोनों जो नीचे वाला वेंट्रिकुलर है ना, यही फेल हो जाता है, CCF में यही दोनों फेल हो जाता है, समझ गए। तो इसी को कार्डियक इनसुफिशियंस भी बोलते हैं, इसके बाद हार्ट फेलुअर भी बोलते हैं, और इसको वेंट्रिकुलर फेलुअर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर ही इसमें फेल हो जाता है। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर तो इसको बोलते हैं। तो ये नाम अन्य नाम ये चीज़ है। अगर क्वेश्चन आपका इसमें से किसी के ऊपर पूछ देगा तो घबराइएगा नहीं, सेम आंसर सबका होगा, समझ गए। चलिए तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्ट फेलुअर, देखिए सबसे पहले जानिए हार्ट अटैक और हार्ट जो है फेलुअर दोनों में अंतर होता है। तो ये जो कंजेस्टिव CCF देख रहे हैं या फिर CHF, यह जो होता है हार्ट फेलुअर होता है, समझ गए ना। हृदय घात मतलब हार्ट का फेल हो जाना। अब जब हार्ट फेल हो जाएगा तो आपको बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, यही चीज़ है।
तो यह मेनली रूप से दो प्रकार से यह फेल होता है, जैसा कि ऊपर में आप लोग देखे हैं कि इसे वेंट्रिकुलर फेलुअर भी बोला जाता है। तो जो वेंट्रिकुलर दो होता है, दो चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है ना, उसमें 2 आर्टेरियल और 2 वेंट्रिकुलर होता है। तो ये जो वेंट्रिकुलर वाला जो होता है, समझ गए ना, जो नीले वाला होता है यह फेल हो जाता है, समझ गए। एक राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल। आप लोग को एकदम स्पष्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, पहला हम लोग अब देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर के बारे में, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बारे में। देखिए, यह हृदय रोग है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता है, समझ गए ना। जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ये हृदय हो गया आपका, ये क्या है, हृदय है, समझ गए। ये हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर होता है। कोई भी ब्लड बॉडी से जो है अशुद्ध ब्लड आता है यहाँ पे राइट आर्टरियल में, ठीक है ना। उसके बाद जो है राइट आर्टरिया में आया, उसके बाद ये आर्टरियल यहाँ पे कपाट होता है खुला, और ये खुलने के बाद यहाँ पे ब्लड आता है, समझ गए ना। यहाँ पे ब्लड आता है तो ये वेंट्रिकुलर वाला है, नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है जिसको हम लोग नीलय बोलते हैं, और ऊपर वाला अलिंद होता है। तो ये जो नीलय में आता है, यहाँ इसमें आने के बाद ब्लड जो है फेफड़ा में जाता है, यहाँ से निकल के ब्लड फेफड़ा में जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अशुद्ध ब्लड जो फेफड़ा में जाता है उसमें आर्टरिया वाला होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ही ये राइट वेंट्रिकुलर से जो ब्लड होता है, ये ब्लड वेंट्रिकुलर क्या होता है कि ये ब्लड को पंप पल्मोनरी आर्टरी में नहीं कर पाता है, समझ गए ना। पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ये फेफड़ा में कैसे जाएगा शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में नहीं जाएगा शुद्ध होने के लिए। जब फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए नहीं जाएगा तो फिर शरीर को तो ब्लड चाहिए ही ऑक्सीजन युक्त। अब वो ऑक्सीजन युक्त नहीं मिलेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगा, मतलब हार्ट आपका फेल हो रहा है। तो ये चीज़ है, समझ गए ना, कि यह राइट वेंट्रिकुलर कब फेल होता है, जब यह जो है पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड पंप नहीं कर पाता है, समझ गए। तो यही जो फेल होता है ये जो है राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है। राइट वेंट्रिकुलर के काम क्या होता है कि यहाँ पे अशुद्ध रक्त राइट आर्टरियल में आया शरीर के सभी जगहों से, यहाँ आने के बाद जो है ब्लड इसके बाद इसमें आया। अब इसमें ब्लड आएगा तो यह जो है वेंट्रिकुलर क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफ़र करता है शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा वाला में, फेफड़ा में भेजता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं ना कि आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी रहेगा तो अशुद्ध रक्त होगा। तो यही अशुद्ध रक्त यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए, क्या क्या कारण होता है जिससे राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है। फेफड़ों में पानी भरा होना, फेफड़ा में पानी भरेगा तो भाई ब्लड कहाँ से उसमें जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लूरल इफ्यूजन। ओके, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, अब जो आर्टरी है जिसमें ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकुलर, तो यह वेंट्रिकुलर क्या करेगा, यह यहाँ से जो है ब्लड पंप होगा इस पल्मोनरी आर्टरी में, तो क्या होगा कि यह सिकुड़ा होगा, सामान से अगर सिकुड़ा होगा तो ब्लड जो है आसानी से नहीं जा पाएगा फेफड़ा में, तो ये भी एक कारण होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अब पल्मोनरी फेफड़ा में किसी भी प्रकार के एम्बोलिज्म हुआ है तो उसके कारण भी ब्लड नहीं आ पाएगा शुद्ध होने के लिए। वेंट्रिकुलर अर्थेमिया, वेंट्रिकुलर अर्थेमिया हो गया होगा, समझ गए। उसके बाद मिटुल वाल्व में विकृति, समझ गए ना, वाल्व में विकृति होने से। उसके बाद है रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD, समझ गए ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसके बाद है गुर्दा रोग, पेट में पानी भरना, एसाइटिस, समझ गए ना। तो ये सब जो है कारण बनता है क्या चीज़, हार्ट होने का, वेंट्रिकुलर फेल होने का। देख लीजिए क्या क्या कारण होता है, फेफड़ा में पानी भरना, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, वेंट्रिकुलर अर्थेमिया, समझ गए ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वाल्व में विकृति। तो ये सब जो है आपका होता है कारण, चाहे गुर्दा रोग भी हो सकता है, पेट में पानी भरना भी हो सकता है, जिससे आपका हार्ट जो है ब्लड पंप करने में असमर्थ हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका हो गया कारण, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है, देखिए राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है तो आप लोग को पता है कि जैसे ही आपके जो है वेंट्रिकुलर फेल होगा, तो चूंकि राइट वेंट्रिकुलर में अशुद्ध रक्त होता है, वह शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजना चाहता है लेकिन वह पंप ही नहीं कर पाता है वेंट्रिकुलर से, समझ गए ना। तो इसमें जो है परेशानी होगा सांस लेने में, चूँकि ब्लड शुद्ध नहीं होगा तो ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में घटेगा तो सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। तो सांस लेने में परेशानी, डिस्पेनिया होगा। पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, पल्मोनरी क्रैकल, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से आवाज़ आएगा, क्योंकि ब्लड जो है क्या करेगा, जोर लगाएगा पंप करने के लिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में सिकुड़न होगा तो उसके कारण भी ब्लड नहीं जा पाएगा पल्मोनरी में, समझ गए ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ क्रैकल आएगा।
पैरों में सूजन एडिमा हो सकता है। अब जब ब्लड में आपका जो है प्रॉब्लम होगा तो पैर फूलेगा ही फूलेगा, समझ गए ना। शरीर में तरल की अतिरिक्त मात्रा, अब शरीर में जो है आपके तरल की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है वह क्या होगा, फेफड़ा में जाएगा ही नहीं शुद्ध होने के लिए, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हृदय का आकार बढ़ना, अब चूंकि ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे आकर जो है स्टोर होते जाएगा। उस कंडीशन में कार्डियोमेगली मतलब हृदय का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मूत्र त्याग कम करना, ओलीगुड़िया हो जाएगा, मूत्र कम होगा, भूख नहीं लगेगा, अत्यधिक बेचैनी हो जाएगा, समझ गए। शरीर में ऑक्सीजन की कमी ही हो जाएगा, नाड़ी दर तेज होने लगेगा, छोटी छोटी तेज सांसें चलने लगेगा। तो ये जो है आपके लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर में। सांस लेने में परेशानी, पल्मोनरी क्रैकल आना, पैरों में सूजन, समझ गए ना, शरीर में तरल की मात्रा अधिक मात्रा बढ़ जाना, हृदय का आकार बढ़ना, मूत्र त्याग कम हो जाना, भूख न लगना, अत्यधिक बेचैनी होना, शरीर में ऑक्सीजन का कमी होना, नाड़ी दर तेज होना, छोटी छोटी तेज सांसें चलना। हार्ट में जैसे ही प्रॉब्लम होता है ना तो सांस से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड, धड़कन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड समस्या व्यक्ति को आता ही आता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहला देख लिए, अब हम लोग दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर। अब चलिए आप इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यह एक भी असामान्य स्थिति है, समझ गए, जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल आर्टोरा में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफल रहता है। इससे शरीर में परिसंचरण कम हो जाता है। अब चूँकि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही कि जैसे ये जो है ये आप हृदय है, समझ गए, ये हृदय है, समझ गए, ये हृदय है। एक मिनट मान लीजिए, ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट कौन है, ऊपर से ब्लड आया शरीर से, इसमें ब्लड आया, ये ब्लड यहाँ भेजा। अब ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकुलर, ये फेफड़ा में भेजता है, समझ गए ना, ब्लड को शुद्धिकरण के लिए। अब उसके बाद जो है यहाँ से शुद्ध हुआ ब्लड फेफड़ा से इसमें आता है, समझ गए, इसमें आता है। अब इसमें ब्लड रहता है, समझ गए ना, आर्टेरियल में। अब उसके बाद जो है ब्लड इसके कपाट के द्वारा इसमें ब्लड आता है, समझ गए ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। अब यहाँ से ब्लड जो है निकलता है शरीर की ओर, पंप होता है, तो आर्टोरा में ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकुलर के द्वारा। तो इसमें जो है असफल हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हृदय का आर्टोरा में ब्लड सप्लाई, ब्लड पंप करने में असमर्थ हो जाएगा, जिससे शरीर को जो है रक्त नहीं मिल पाएगा, जिससे जो है शरीर में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है असफल हो जाएगा हृदय ब्लड को पंप करने में। तो वही जो है आपका हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, समझ गए। चलिए कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। कारण होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना, समझ गए ना, चूँकि यहाँ पे आर्टरी इसलिए दिया है ना कि यहाँ पे आपको यह अब शरीर की तरफ ब्लड को पंप कर रहा है, तो आर्टरी में ही ब्लड जो है शरीर में जाता है, शुद्ध ब्लड, समझ गए ना। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, समझ गए ना। उसके बाद है हृदय की पेशियों में विकार होना, कार्डियोमायोपैथी, मतलब हृदय के पेशी में अगर विकार होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वह जो है कहाँ से, उस हृदय को क्षमता ही नहीं, कमजोरी टाइप से हो जाएगा, तो वो कहाँ से ब्लड को जो है आके पंप कर पाएगा। रक्तचाप बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण भी कंडीशन आता है। रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव होना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जो रक्त वाहिनी होता है ना, ब्लड वेसल्स, उसमें जो है क्या होगा कि उसके भित्ति में लवण का या वसा का जमाव हो जाएगा अंदर में, उस वाहिनी में जिससे होकर रक्त बहता है, उसमें लवण वसा का जमाव हो जाएगा, जिसको हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम होता है कि ब्लड शरीर की ओर ना जा पाता है, समझ गए। नेक्स्ट है धमनियों का दीवार कठोर हो जाना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए ना, जो धमनी है उसका दीवार कठोर हो जाएगा, जिसे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, समझ गए। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, मायोकार्डियल इन्फारक्शन भी MI भी इसका कारण होता है, और MI आपको पता है कि MI क्या होता है। उसके बाद है एनीमिया है, रक्ताल्पता है, उसके बाद आपका स्ट्रोक है, आघात है। तो इस सब में जो है शरीर को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है देख लीजिए। किसी को अगर शरीर में ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या क्या लक्षण होगा, तो यहाँ पे उच्च रक्तचाप भी होता है, कारण भी लक्षण भी, पाल्पिटेशन, हृदय गति बढ़ने लगेगा,
पाल्पिटेशन होगा, स्पंदन बढ़ने लगेगा, सांस लेने में परेशानी, डिस्पेनिया हो जाएगा, शरीर में नीलिमा मतलब साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी से हल्का सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, ठीक है ना, और अत्यधिक पसीना आना, डायोफोरोसिस, नाड़ी दर्द तेज होना, टेकिकार्डिया, रात्रि के समय अत्यधिक मूत्रत्याग, नॉक्टीरिया। तो ये सब जो है व्यक्ति में लक्षण दिखाई देता है जब उसमें वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है, यानी शरीर को जब ब्लड नहीं मिल पाता है आवश्यक रूप से। समझ गए? चलिए, निदान क्या है यहाँ पे, इसका निदान देख लीजिए। निदान है हिस्ट्री कलेक्शन, इतिवृत्ति लेना, लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है। समझ गए चीज़ को? चलिए, रक्त का जांच किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, समझ गए, और उसके बाद ईसीजी किया जाता है, समझ गए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, समझ गए ना, इकोकार्डियोग्राफी होता है, ई समझ गए ना। तो ये चीज़ें है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये होता है इको टेस्ट होता है, समझ गए ना, ये होता है इको और ये होता है ईसीजी। उसके बाद है कोरोनरी एंजियोग्राफी यहाँ पे किया जाता है, जो कोरोनरी होता है उसका एंजियोग्राफी किया जाता है। तो ये सब कुल निदान है, यहाँ पे देख लिए। चलिए, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। शरीर में एडिमा नियंत्रित करने के लिए डायोलेक्टिक दिए जाते हैं, जैसे फ्रुसोमाइड, टोर्सेमाइड, मैनिटोल। अगर किसी व्यक्ति को हृदय फेल होने से शरीर में अगर उसका जल का मात्रा अनियंत्रित है, पैर में एडिमा है, ऊपर में देखे हैं ना कि पैर में एडिमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को डायूरेटिक दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का जो अनियंत्रित तरल है उसको बाहर निकाला जाए, जैसे फ्रुसेमाइड, टोर्सेमाइड, मैनिटोल, मूत्र की मात्रा को वृद्धि करने के लिए। रोगी को नम ऑक्सीजन दिया जाता है, चूँकि इस कंडीशन में व्यक्ति को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। रोगी को औषधि डाइक्सोसिन दी जाती है, जिससे हृदय मांसपेशी की कंट्रैक्शन क्षमता बढ़ जाती है एवं हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाता है। हार्ट फेलुअर में डाइजोक्सिन जो है दिया जाता है व्यक्ति को कि उसका जो हृदय का मांसपेशी जो सिकुड़ा हुआ है ना, उसका जो क्षमता है बढ़ जाए और हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाए। समझ गए? रोगी को वैसोडिलेटर दवाई दी जाती है, समझ गए ना, रक्त वाहिका को खोलने के लिए, जिससे ब्लड आसानी से जो है आगे जा पाए। इसके लिए वैसोडिलेटर दवाइयाँ देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, हाइड्रालिजाइन, एसीए इन्वेटर। समझ गए? ये याद रखिएगा, वैसोडिलेटर दवाइयाँ का हाइड्रालिजाइन, समझ गए ना, हाइड्रालियाजाइन और नाइट्रेस, ये दोनों याद रखिएगा। पाँचवा में यहाँ पे आप लोग देखिए, कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइनिल देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कार्डियक अस्थमा है तो उसके लिए एमिनोफाइलिन एवं थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, रोगी को आहार में लो सोडियम डाइट एवं लेस फ्लूइड इंटेक दी जाती है। रोगी को आहार में कम सोडियम वाला भोजन और तरल पदार्थ कम जो है दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये इसका जो है उपचार है। समझ गए? अब इसमें जो है चलिए हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रबंध में। मैं बार बार बताता हूँ, नर्सिंग प्रबंध में आपको बीमारी से रिलेटेड 5 पॉइंट ऐसे ढूंढना है जो मेन पॉइंट हो, जिसमें मेजर प्रॉब्लम हो उस बीमारी में, उस पॉइंट को ढूंढना है और उसी को देखभाल करना है एज ए नर्स। उसमें 4-4, 5-5 पॉइंट लिखते जाना है। जैसे नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे किसी हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट के लिए, या हार्ट फेलुअर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले के लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 4-5 पॉइंट यह महत्वपूर्ण है। जैसे किसी का हार्ट फेलुअर होगा तो चेस्ट में तो दर्द होगा ही होगा, आम सी बातें हैं। तो तीव्र दर्द, अब ये दर्द का आप लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे दर्द को दूर करेंगे, तो इसके अंदर में 2-4 लाइनें लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन का कम होगा ही होगा, तो ऑक्सीजन में कमी के लिए कैसे देखभाल करेंगे, तो इसमें लिखना होगा 2-4 लाइन। कार्डियक आउटपुट कम होना, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे हार्ट फेलुअर है तो हार्ट का जो आउटपुट है वो कम जाएगा ही जाएगा, तो इसके लिए देखभाल कैसे करेंगे। समझ गए? उसके बाद है सूजन को हटाना। अब शरीर में एडिमा होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने से एडिमा होगा ही होगा, तो एडिमा होगा तो एडिमा को कैसे कम किया जाएगा, सूजन को, इसके लिए आपको देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा यहाँ पे देखिएगा, रोगी को व्यतीत होना। रोगी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, तो इस कंडीशन में रोगी को कैसे आप जो है सहारा देंगे, दिलासा देंगे, तो इसके लिए जो है इसमें लिखते हैं 2-4 लाइनें, ठीक है। उसके बाद है जटिलता का और सारा संभावना होता है, तो उसको जो है कैसे कैसे आप जो है बचाएंगे, तो इन सब चीज़ों को कुल 6
पॉइंट में लिखा गया है। अब 6 पॉइंट में 3-3 4-4 लाइन भी अगर लिखेंगे इसके बचाव के लिए, देखभाल के लिए, तो जो है आपको 18 से 20 लाइन यानी 1.5 से 2 पेज में चला जाएगा। समझ गए? तो ये जो है नर्सिंग प्रबंध ऐसे ही लिखना चाहिए। समझ गए? चलिए बाकी यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं कैटरेक्ट के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है, कैटरेक्ट में जो है क्या क्या होता है, क्या इसका ज़रूरी इलाजें हैं, चलिए जो है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए मोतियाबिंद के बारे में, कैटरेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों के आंशिक अथवा पूर्ण अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। यह अंधेपन का प्रमुख कारण है। ठीक है, देखिए नेत्र लेंस जो होता है ना, लेंस के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। समझ गए ना? तथा इसके जो आवरण जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब क्या कि इस नेत्र लेंस का जो आवरण होता है, या तो नेत्र लेंस या इसका कैप्सूल या फिर दोनों जो है आंशिक या पूर्ण रूप से ओपेसिटी मतलब अपारदर्शी हो जाता है। तो इस कारण में जब कोई चीज़ आपको अपारदर्शी हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके सामने पर्दा लगा दिया जाए तो आपके उस पार वाला चीज़ अपारदर्शी हो जाएगा यानी ना दिख पाएगा। तो यही जो है आपका लेंस में या फिर नेत्र लेंस के जो कैप्सूल होता है उसमें आंशिक या पूर्णतः अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। समझ गए? जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। अपारदर्शी हो जाएगा तो बाधित हो ही जाएगा तथा यह अंधेपन का प्रमुख कारण बनता है। समझ गए? तो यही जो है आपका होता है कैटरेक्ट। समझ गए? चलिए यहाँ देख लीजिए, कैटरेक्ट इज कैरेक्टराइज बाई ओपेसिटी ऑफ द लेंस और लेंस कैप्सूल ऑफ द आई। समझ गए ना चीज़ को? चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार देख लीजिए। इसके जो है निम्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। इसको जो है आप लोग देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपको प्रकार जानना है। पहला है बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद, जिसको सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। बढ़ती उम्र के कारण अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो सेनाइल कैटरेक्ट होता है, बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद। दूसरा है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, जो चोट के कारण होता है। ट्रॉमा मीन्स चोट के कारण मोतियाबिंद। उसके बाद है सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, संक्रमण या अन्य रोग के कारण मोतियाबिंद। किसी संक्रमण या फिर अन्य कारण से मोतियाबिंद हो सकता है, तो यह सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है। ओके, कॉन्जेंटल मोतियाबिंद, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट होता है, जन्मजात एक मोतियाबिंद होता है। समझ गए? जिसमें बच्चा का जो है आँख का लेंस और आँख का कैप्सूल दोनों अपारदर्शी ही रहता है और जन्म लेता है। टॉक्सिक कैटरेक्ट, दुष्प्रभाव मोतियाबिंद, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट होने से जो है मोतियाबिंद हो सकता है। और छठा है इमेच्योर कैटरेक्ट। समझ गए ना? इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जो है मोतियाबिंद, और एक है ब्राउन कैटरेक्ट। तो ये कुल 7 प्रकार यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को ध्यान से इसको और है ब्लू कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट। कुल 9 प्रकार के इसको ध्यान में रखना है। 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ब्लू कॉन्ट्रैक्ट, कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट और सेनाइल कैटरेक्ट। ये सब याद रखना बहुत आसान है, बस 1-2 बार पढ़ने की ज़रूरत है। समझ गए? चलिए अब देखिए कारण क्या होता है। तो मोतियाबिंद के निम्न कारण होता है। बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद होता है सेनाइल कैटरेक्ट, तो ये 50 वर्ष के बाद होता है इसका कारण। आंखों में चोट लगा है तो इसका एक कारण होगा। जन्मजात भी ये हो सकता है। समझ गए? आंखों में संक्रमण भी इसका एक कारण हो सकता है। समझ गए? जैसे रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब बार बार जो है आँख के कंजीवा में, समझ गए ना, आँख के जो कंजक्टिवा है उसमें बार बार संक्रमण हो रहा है, राइटिस हो रहा है, समझ गए, ग्लूकोमा हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है मोतियाबिंद होता है। समझ गए? मधुमेह भी इसका कारण बन सकता है। त्वचा पर्दा, एटोपिक डर्माटाइटिस, समझ गए ना, एटोपिक डर्माटाइटिस। उसके बाद है आँखों का विकिरण से समर, अगर किसी रेडिएशन के संपर्क में आँख बार बार आ रहा है तो ये जो है आपको कैटरेक्ट का संभावना है। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ दवाओं के लंबे समय तक लेने से उसका दुष्प्रभाव से, जैसे प्रेडिसोन, समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा धूप में सूर्य दिशा में कार्य करना, समझ गए ना, धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना। अगर सूर्य के सामने अधिक कार्य करेंगे धूप में तो फिर जो है कैटरेक्ट होने की संभावना है। तो कुल 9 प्रकार जो लोग याद कर लेंगे ना वो जो है उनको इनका जो है कारण भी मिल जाएगा। क्योंकि कोई किसी को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है तो चोट लगने से होगा, किसी को अगर इन्फेक्शन वाला कैटरेक्ट होता है तो संक्रमण से होगा, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट है तो जन्मजात होता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। तो ये जो है आपका ये सब कारण बनता है। ठीक है? चलिए
लक्षण क्या होता है, किसी को अगर कैटरैक्ट होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। दृष्टि धुंधली होना, ब्लूडेड विजन, मतलब जो विजन होगा वह ब्लूडेड होगा, विजन जो है धुंधला दिखाई देगा। आँख की पुतली सफ़ेद होना, जो आँख का पुतली है वह वाइट होने लगेगा, समझ गए। आँख का लेंस अपारदर्शी होना, ऑब्सेटी ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है वह क्या होगा, अपारदर्शी होने लगेगा, ठीक है। रात्रि के समय प्रकाश में आँखें चौंकना, रात में जब बॉल उल बारेंगे सामने तो उसके प्रकाश में आँख चौंकने लगेगा, समझ गए ना। ब्लाइटिंग ग्लेयर फ्रॉम लाइटिंग इन नाइट, ओके। आँख की पुतलियाँ विस्तारित होना, जो आँख का पुतली है उसमें विस्तारित हो जाएगा, डिलेटेड हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद है अधिक देखने के प्रयास, ट्राई टू सी मोर, और व्यक्ति इसमें जो है अधिक देखने का प्रयास करता है, उससे आभास होने लगता है कि कहीं ना कहीं आँख में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है और वह जो है ज़्यादा देखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके इन सब जो है लक्षण दिखाई देता है किसी भी मोतियाबिंद को, समझ गए। चलिए निदान इसका क्या क्या होता है देख लीजिए। निदान इसका बहुत कम है। एक तो आई का परीक्षण किया जाता है, आई एग्जामिनेशन। उसके बाद होता है स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, समझ गए ना। साइट लैंप एग्जामिनेशन होता है, समझ गए ना, स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना। ऑप्थेल्मोस्कोपी आँख का परीक्षण जो होता है ये किया जाता है, या स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन या फिर आई एग्जामिनेशन किया जाता है। 3 प्रकार के याद रखिएगा, कैटरैक्ट के लिए परीक्षण होता है, समझ गए। चलिए उपचार क्या है देख लीजिए। मोतियाबिंद के उपचार के लिए आई सर्जरी की जाती है, जिसमें आई लेंस को हटाकर नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रकार 2 से सर्जरी होता है। देखिए मोतियाबिंद का जो है प्रभावी जो उपचार होता है, अगर किसी को पूर्ण रूप से मोतियाबिंद हो गया है तो उसको प्रभावी जो उपचार होता है वह उपचार होता है सर्जरी। मोतियाबिंद के सर्जरी के लिए जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए सर्जरी किया जाता है, जो 2 प्रकार से होता है। और इसमें जो क्या किया जाता है कि आई लेंस को हटाकर नया लेंस को लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2 प्रकार से सर्जरी कौन कौन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक है आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना, ECE। मात्र 2 प्रकार से मोतियाबिंद का जो है होता है सर्जरी, ECCE, समझ गए ना। एक्स्ट्रा, E फॉर एक्स्ट्रा, C फॉर कैप्सुलर, C फॉर कैटरैक्ट और E फॉर एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना। इसमें होता है कि इसमें एंटीरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कोई पूछेगा ECCE क्या होता है तो कहिएगा मोतियाबिंद का सर्जरी है, जिसमें एक्स्ट्रा, समझ गए, कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन को क्या किया जाता है, इस सर्जरी में एंटीरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस इसमें लगाया जाता है। तो ECCE समझ गए, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। चलिए दूसरा जो सर्जरी है देखिएगा यहाँ पे, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस क्या कहता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, सिर्फ अंतर क्या है, वहाँ पे ई से शुरू हुआ था ECCE और यहाँ पे क्या है ICCE, सब समान है। ये एक्स्ट्रा है और ये इंट्रा है, यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है, समझ गए। यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है। इसमें कैप्सुलर को हटाया जाता है, जबकि इसमें जो है पूर्ण रूप से लेंस को हटाया जाता है और बाकी वही है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। तो ICCE इंट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस को ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा मोतियाबिंद का उपचार OPD बेसिस पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। मतलब जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता है इसका उपचार OPD में जैसे कोई बाह्य रोगी आया, दिखाया और घर गया, उसी बेसिस पर इसका भी किया जाता है। इसमें 2-3 घंटे का लगता है समय, समझ गए ना। तो ये जो है आपका हो गया। लेंस ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद रोगी को डार्क आई ग्लासेज पहनने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति को लेंस ट्रांसप्लांट हुआ रहता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसको जो है डार्क आई ग्लास पहनने को कहा जाता है। देखते भी होइएगा किसी का ये प्रॉब्लम होता है तो उसको डार्क आई ग्लासेस दिया जाता है। रोगी को ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रोवाइड की जाती है, जिससे संक्रमण की रोकथाम किया जा सके, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, समझ गए। रोगी को स्टेरॉयड आई ड्रॉप भी दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन, समझ गए। तो ये जो है आपके दिए जाते हैं दवाई और सर्जरी हो गया इसका उपचार।
बात खत्म। अब इसका कुछ जटिलता होता है, सर्जरी करने के बाद देखिए कुछ जटिलता होता है व्यक्ति को, जो कि इस प्रकार से हो सकता है। पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, अब एंटेरियर को सर्जरी हुआ है, एंटेरियर कैप्सूल को हटाया कर कोई दूसरा लगाया गया है, तो हो सकता है जो पीछे का है, जो पोस्टेरियर कैप्सूल है उसमें ऑप्सिटी हो जाए। एंटेरियर हटा कर लगाया गया तो हो सकता है आगे वाला हटा के लगाया गया तो हो सकता है पीछे वाला में हो जाए, तो इसका एक जटिलता ये होता है। इंट्रा ओकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो IOL है, जो लेंस लगाया गया है बाहर से, वह हो सकता है वह अपनी जगह से डिसलोकेशन हो सकता है, समझ गए। चलिए, उसके बाद आँख में किसी भी प्रकार के सूजन, ललीमा, पर्दा हो सकता है। लाइट सेंसिटिव, लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। फोटोप्सिया, प्री रिसीव्ड फ्लैशेज ऑफ लाइट, मतलब जो है आंख पर किसी भी प्रकार के फ्लैश लगने लगेगा आपको। मैकुलर एडिमा, समझ गए ना, मैकुलर एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द सेंट्रल रेटिना, रेटिना में स्वेलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पोटोसिस, मतलब ड्रॉपी आईलिड हो जाएगा। उसके बाद ऑकुलर हाइपरटेंशन, समझ गए ना, मतलब अत्यधिक आई पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता होने लगता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है टॉन्सिलाइटिस। तो आप लोग को नाम से स्पष्ट है कि जो मुख में, जो मुख गुहा में, समझ गए, जो टॉन्सिल है उसी टॉन्सिल में पर्दा होना, सूजन होना ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मुख गुहा के पिछले भाग, ओरोफेरिंक्स, जहाँ पे ओरल मतलब मुख भी हो और फेरिंग्स भी हो, दोनों जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक टॉन्सिल होता है, समझ गए। तो उस टॉन्सिल में अगर संक्रमण हो रहा है, पर्दा हो रहा है, तो वह टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, समझ गए ना। टॉन्सिल आप लोग जानते हैं ना कि जहाँ पे भोजन निगलते हैं वहाँ जो है आप आ करके कस के दिखिएगा तो वहाँ से दिख जाएगा, छोटी छोटी जो है दो दिखेगा आपको, दोनों गले के साइड में अंदर से, समझ गए ना। ओरोफेरिंक्स के वो जगह पर होता है, समझ गए। चलिए, इसका कारण क्या हो सकता है, तो देख लीजिए, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी हो सकता है जिसके द्वारा संक्रमण हो। स्टेफाइलोकॉकी हो सकता है इसका कारण। न्यूमोनोकॉकी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण हो सकता है। प्रदूषित वायु और भोजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब जो है कारण होता है। निम्न याद रखिए, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, ओके, न्यूमोनोकॉकी, इन्फ्लुएंजा, ऊपरी श्वसन तंत्र और प्रदूषित वायु और भोजन, ये सब जो है कारण होता है, समझ गए ना। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, न्यूमोनोकॉकी, इन्फ्लुएंजा, कॉकी वाला याद रखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टॉन्सिल में कॉकी वाला बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है देख लीजिए, गले में खराश रहेगा, निगलने में दर्द होगा, बुखार होगा, बदन दर्द होगा, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, जीभ पर, चूँकि जीभ के लास्ट वाला छोर पर ही दोनों साइड से टॉन्सिल होता है तो जीभ पर जो है सफ़ेद स्राव आना, समझ गए। सर्दी लगना व कंपकपी आना, ठीक है। गले की लसिका जो आपका ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन, लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके कुछ जो है आपका लक्षण है। गले में खराश, निगलने में दर्द, बुखार, बदन दर्द, जीभ का सफ़ेद स्राव आना, सर्दी लगना, कंपकपी, गले का लसिका ग्रंथियों को सूजना, ये सब जो है आपके हो सकते हैं, समझ गए। चलिए उपचार क्या है देख लीजिए। उपचार में संक्रमण है तो इसमें एंटीबायोटिक जैसे सेफेक्टोजिम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ये सब जो है एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। दो नाम याद रखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों बहुत प्रचलित एंटीबायोटिक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा कि रोगी को एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं। आप लोग को पता है कि एंटीपायरेटिक क्यों दिए जाते हैं, तो यह क्या करता है जैसे इबुप्रोफेन, समझ गए ना, और एसिटामिनोफेन या एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गंभीर स्थिति में अगर टॉन्सिल नहीं जा रहा है तो सर्जरी द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। और आप सभी से पूछेगा कि टॉन्सिलेक्टोमी में सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद देखभाल बताइए, तो ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज कर लिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए किसी भी चीज़ को जितना आसानी से समझिएगा उतना ही आसानी से समझ में आएगा, वरना अगर उसको ज़्यादा आप जटिल में ले लेंगे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमको ये समझना है कि डेंगू होता क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि डेंगू एक वायरल फीवर होता है, समझ गए। डेंगू क्या होता है, यह एक वायरल फीवर होता है। यह वायरस ग्रुप के जो होता है उसी से होता है, समझ गए। बाकी इसका जो वहन
करता है, इसका जो आपका कैरी जो होता है, कैरियर जो होता है इसका, वह मच्छर होता है। मतलब इसका वाहक जो है मच्छर होता है, जो एक से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, फैलाता है। समझ गए। और होने का कारण जो होता है वह डेंगू वायरस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DNV कहते हैं। समझ गए, डेंगू वायरस, इसको याद रखिएगा। डेंगू अब पूछेगा कि किस मच्छर से होता है, तो यह एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है। पहला प्रश्न यही ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। यह एक मच्छर वाहित संक्रामक रोग है, जो मच्छर में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें से एक एडिस एजिप्टाई मच्छर है, उसके काटने से यह होता है। ओके, जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अब इस मच्छर के अंदर ऐसा वायरस होता होगा जो काटने से यह डेंगू वायरस शरीर में फैलता होगा और डेंगू उत्पन्न होता होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार, इसे जो है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, या इसे हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव निकलता है। तो यह डेंगू के बारे में समझ गए। अब डेंगू के कारण क्या है, पैथोजन क्या है। डेंगू ज्वर बुखार का रोग कारक, मतलब रोग जो कारण होता है वह डेंगू वायरस होता है। मच्छर काट लेगा और वह मच्छर के काटने से बॉडी में डेंगू वायरस फैलने लगता है। समझ गए, जो RNA प्रकार का वायरस होता है। डेंगू का जो वाहन करता है वह कौन करता है, वह एडिस एजिप्टाई मच्छर करता है। मतलब किसी व्यक्ति में मच्छर काटेगा, कौन मच्छर, एडिस एजिप्टाई। अब यह जैसे ही काटेगा तो अगर डेंगू फीवर होगा तो उस व्यक्ति में डेंगू वायरस जो है क्या हो जाएगा, शरीर में प्रवेश कर जाएगा ये मच्छर के काटने से। और वह वायरस RNA प्रकार का होता है, और उस वायरस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, DNV वायरस भी कहते हैं। तो इस चीज़ को, या डेंगू वायरस इसी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी प्रमुख प्रजातियां एडिस एजिप्टाई एवं एडिस एल्बोपिक्टस होती है। यही प्रजाति है, मच्छर के बहुत सारे प्रजाति है, उसमें से एक एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस होता है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय ही ज़्यादातर काटता है। समझ गए, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखिए, गंदे पानी नालियों से दूर रहे। समझ गए ना। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। तो ये तो रोग कारक भी समझ लें। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, ऊपर जो भी पढ़े हैं उसको इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम लोग कारण भी जान गए कि ये जो है डेंगू किस कारण से होता है, किन कारक से होता है और क्या होता है। समझ गए। अब जब कारण समझ गए, होता क्या है समझ गए, तो अब इसके लक्षण को जो है हम लोग को बताना है कि आखिर डेंगू में क्या क्या लक्षण दिखते हैं किसी व्यक्ति में डेंगू होता है। तो डेंगू में 3 स्थितियाँ, 3 कंडीशन उत्पन्न होता है। डेंगू के लक्षण 3 कंडीशन में दिखता है। एक होता है जो नॉर्मल सामान्य प्रकार के डेंगू फीवर होगा, पहला। दूसरा होता है डेंगू फीवर वह हेमरेजिक कंडीशन में हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग वहाँ पे होने लगेगा, तो वह जो है डेंगू रक्तस्राव बुखार में आ जाता है, वह एक अलग कंडीशन हो जाता है। तीसरा कंडीशन होता है कि डेंगू के कारण व्यक्ति में शॉक लगने लगता है, आघात लगने लगता है, तो वही डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो यह नॉर्मल डेंगू फीवर होगा, तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखेगा। दूसरा है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर अगर हो जाएगा तो क्या क्या दिखेगा लक्षण, ए वाला। और तीसरा है डेंगू में अगर आघात होगा, शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या क्या लक्षण देखेगा। तो ये 3 लक्षण याद रखने को। ओके, आगे चलिए। अब हम लोग पहला में देखेंगे कि डेंगू फीवर जो है नॉर्मल है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो सबसे पहले तेज बुखार होता है, नॉर्मल फीवर। अगर डेंगू का नॉर्मल, अगर सामान्य डेंगू है तो उसमें फीवर दिखाई देगा। सिर दर्द होगा, चूँकि जानते हैं फीवर में सिर दर्द होता है। अब इसका एक लक्षण होता है कि हड्डियों में दर्द करता है, ज्वाइंट में। डेंगू होने पर हड्डियों में, ज्वाइंट में पेन करता है, तो यह सामान्य लक्षण में ही आएगा। वीकनेस, बुखार होने पर वीकनेस हो ही जाता है, प्लेटलेट यहाँ पे कम जाता है। समझ गए, तो ये चीज़ें होगा। जी घबराएगा, उल्टी की तरह होगा, तो यह सब फीवर में एक तरह से दिखा जाता है लक्षण। तो यही लक्षण सब सामान्य डेंगू में होगा, जो कि मैंने बता दिया। और आप भी जानते ही हैं कि फीवर में क्या क्या होता है, उसको लिख देना है सामान्य डेंगू में। लेकिन यही डेंगू अगर अलग कंडीशन हो जाएगा, जहाँ पे हेमरेज होने लगेगा, रक्तस्राव होने लगेगा, तो उसी को डेंगू रक्तस्रावी बुखार कहते हैं। जहाँ पे बुखार तो रहेगा ही रहेगा, चूँकि डेंगू फीवर है तो फीवर तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में शरीर पर लाल लाल चकत्ते, समझ गए ना, ये बनने लगता है। नक्सीर, ब्लडिंग, नाक से ब्लडिंग होने लगता है। उल्टी होगा, उसमें खून आने लगेगा। मल के साथ रक्त आने लगेगा। तो यह सब जो है आपके तीसरे कंडीशन में होते हैं, जहाँ जहाँ से नॉर्मल तरीके पर ब्लड आ सकते हैं, जैसे नाक से ब्लड आना, समझ गए, खून के उल्टी होना, ओके, मल में रक्त आना, तो ये सब जो है आपको रक्त आने लगता है, तो उसको डेंगू बुखार में अगर रक्त आ रहा है
नाक से, मल से, उल्टी से, तो कहीं ना कहीं डेंगू रक्तस्रावी बुखार का संभावना हो सकता है। समझ गए। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन होगा कि शॉक लगेगा। अब डेंगू ऐसे कंडीशन में चला गया हो जहाँ पे शॉक लगता हो, पेशेंट में आघात आता हो, तो वैसे जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह तीसरा प्रकार के कंडीशन होता है लक्षण का। ठीक है। डेंगू बुखार एवं रक्तस्राव की गंभीर स्थिति के कारण आघात आता है। अब मान गए किसी व्यक्ति में पहला प्रकार के लक्षण तो सबसे पहले होगा तो होगा ही, डेंगू में समान फीवर समान प्रकार का पहला भी होगा। अब दूसरा भी कंडीशन में आ गया है कि उसमें रक्तस्राव भी शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण व्यक्ति में यही शॉक लगने लगता है, आघात लगने लगता है, बेहोशी आने लगता है। समझ गए। तो वही कहता है डेंगू बुखार और ब्लीडिंग के गंभीर स्थिति होने पर यह आघात का कारण बनता है, आघात लगता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम में कहते हैं। रक्तचाप कम हो जाना। अब ब्लीडिंग होगा तो ब्लडिंग जब होने लगेगा तो जाहिर सी बातें हैं कि रक्तचाप आपके कम हो जाएंगे, और रक्तचाप इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि व्यक्ति को शॉक लगने लगता है। समझ गए। तो दूसरा कंडीशन में अगर ब्लडिंग हो रहा है तो उससे होता है कि शरीर में रक्तचाप कम हो जाता है, और रक्तचाप कम होने से जो है आघात लगता है पेशेंट को। ओके। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब व्यक्ति को शॉक लगता है तो पता है हाथ पैर जो है ठंडे पड़ जाएंगे। ओके। रोगी को मानसिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है शॉक लगने से। रोगी के अंदर बेहोशी जो है बार बार बेहोशी छाने लगता है, और यही जो है शॉक सिंड्रोम का जो है आपके लक्षण है। तो मैंने बता दिया 3 कंडीशन होता है। एक नॉर्मल डेंगू फीवर होगा समान प्रकार का, दूसरा जो होगा वह शॉक हेमोरेजिक डेंगू फीवर होगा, रक्तस्रावी बुखार होगा डेंगू का, तीसरा होगा शॉक सिंड्रोम होगा, मीन्स आघात वाला विकार होगा ऐसे डेंगू की अवस्था में। तो ये 3 लक्षण याद रखिए, तीनों लक्षण में आप लिख दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे बताया। समझ गए। आगे चलिए। अब डेंगू मान गए किसी को है तो उसमें क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, मैं आपको पहले से बता रखा है कि हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास, इतिवृत्ति संग्रह पहला पॉइंट होगा। दूसरा शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन, यह भी किसी बीमारी में भी हो सकता है। लक्षणों की उपस्थिति के जाँच, यह भी जो है संभव है। लक्षण की उपस्थिति के जाँच मतलब लक्षण देखते हैं कि क्या क्या लक्षण है, और उस लक्षण के जाँच करके पता करते हैं कि हाँ इसमें फलाना बीमारी है। जैसे अगर ब्लीडिंग होगा, बुखार है, ब्लीडिंग है, तो समझेंगे कि भाई डेंगू का टेस्ट कराया जाए, हो सकता है इसको हेमोरेजिक कंडीशन में डेंगू आ गया हो। समझ गए ना। अगर शॉक लगता हो बार बार तो समझेंगे कि डेंगू का ही जो है लक्षण हो सकता है, क्योंकि डेंगू में जब खतरनाक होता है तो व्यक्ति को शॉक लगने लगता है। तो ये लक्षणों की जाँच भी करते हैं। समझ गए। रक्त में प्लेटलेट की संख्या को जांच करते हैं, WBC की जांच करते हैं, एलिसा परीक्षण करते हैं। यह एलिसा परीक्षण बेसिकली आपको इम्यूनिटी का टेस्ट होता है। समझ गए ना, जिसको IgG, IgM, समझ गए, इस सब प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है एलिसा में। ओके। मूत्र परीक्षण, यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कल्चर, रूटीन, समझ गए, सभी प्रकार के यूरिन होता है। तो ये चीज़ को समझ गए। ये सारे के सारे टेस्ट है। अगर आपको किसी में डेंगू होता है तो ये सारे टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे पता चलेगा। ओके। अब रहता है कि हम उपचार क्या क्या देंगे पेशेंट में। अगर मान गए पेशेंट को डेंगू हो रखा है तो उसके अंदर हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। ओके। फर्स्ट, रोगी को आवश्यकता अनुसार एनाल्जेसिक देते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक देते हैं किसके लिए, दर्द को कम करने हेतु, परंतु एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन जो है ब्लड को और ज़्यादा पतला कर देता है, और यह जो है ब्लड में जो अगर डेंगू है और उसमें अगर दर्द के लिए आप एस्प्रिन देंगे तो एस्प्रिन का काम होता है यह ब्लड के पतला भी कर देता है, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा रहेगा। समझ गए। तो इसलिए एस्प्रिन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। रोगी को आवश्यकता अनुसार IV फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अब चूंकि इस पेशेंट को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस होता है, तरल पदार्थ का कमी होता है, बुखार में बहुत ज़्यादा जो है शरीर से तरल का समाप्ति होते रहता है, तो इस कंडीशन में IV फ्लूइड इंट्रावेन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सलाइन वगैरह होता है ना, नॉर्मल सलाइन या WL, रिंगर लैक्टेट, एक सब जो होता है RL, ये सब जो भी आवश्यकता अनुसार हो चढ़ाया जाता है। ओके।
रोगी को गंभीर स्थिति में ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। अगर रोगी में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो चुका है, ब्लड डाउन हो चुका है, तो उसको ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया जाता है अलग से। ओके। 5 है, रोगी को एंटी हेमोरेजिक ड्रग देते हैं। अगर रोगी में अगर मान के हेमोरेजिक वाला कंडीशन है, लक्षण है, मतलब रक्तस्राव नाक से आ रहा है या फिर मल से आ रहा है या उल्टी में आ रहा है, तो उसके लिए एंटी हेमोरेजिक ड्रग होता है। समझ गए? एंटी हेमोरेजिक जो है देते हैं, जैसे एक नाम बता देते हैं, ट्रेनेक्सा, ठीक है ना, ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। समझ गए? ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है यह एंटी हेमोरेजिक जो है दवाई होता है, जो ब्लड निकलते समय देते हैं। समझ गए? तो ये सारे के सारे करेंगे। बाकी दर्द के लिए भी हो ही गया, सर दर्द होगा तो हो ही गया, ये सारे चीज़ हो गया। बस इतना इलाज जो है किया जाता है, और बाकी खाना पीना अच्छा देते हैं पेशेंट को। समझ गए? आसानी से पचने वाला भोजन देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट में रिकवरी हो जाए। समझ गए? हेपेटाइटिस होता क्या है? तो आप लोगों को पता है, हेपेटाइटिस एक लीवर का संक्रमण होता है, जिसमें लीवर में संक्रमण हो जाता है, उसी अवस्था को हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। आइटिस जहाँ भी लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि उनका इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस, आइटिस लगा है तो मतलब यह इन्फ्लामेशन को दर्शाएगा, और हेपेट मतलब क्या होता है? लीवर। समझ गए? तो हेपेटिक होता है ना, हेपेटिक होता है ना, तो यह लीवर का ही वर्ड है। तो उसी प्रकार से इसमें सी हटा के आइटिस जोड़ दिया गया है, तो हेपेटाइटिस हो गया है। समझ गए? चलिए, हेपेटाइटिस क्या होता है सबसे पहले समझिए। तो हम पहले ही समझ गए कि किसी भी चीज़ के अंत में आइटिस लगा रहेगा, समझेंगे, खासकर मेडिकल सेक्टर में, वह उसका इन्फ्लामेशन है। तो लीवर का पर्दा इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हेपेटाइटिस कहलाता है, सबसे आसान। समझ गए? अब हम लोग जानते हैं इन्फ्लामेशन में क्या होता है, संक्रमण वगैरह होता है। समझ गए ना? यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। अब यह जो हेपेटाइटिस होता है, यह एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है संक्रामक रोग होता है। इंट्रोवायरस इसका जो है रोग वायरस होता है, इसका जो रोग कारक जो होता है वह इंट्रोवायरस होता है। समझ गए? यह ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है, मतलब यह मुंह और मल के रास्ते से फैलता है। समझ गए? यानी भोजन आप लेंगे, दूषित भोजन, जल लेंगे, उससे भी फैलेगा। समझ गए? मल के रास्ते से अगर आप जो है आपके में फैल सकता है, ये चीज़ समझिए। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। यह जो हेपेटाइटिस होता है मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। समझ गए? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 प्रकार याद रखिएगा। तो यही जो है हमारा होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस समझ गए, यह एक क्या है? लीवर का प्रदाह होता है। यह एक लीवर का खतरनाक संक्रामक रोग होता है, जिसमें लीवर को डैमेज करता है। समझ गए? और व्यक्ति को जो है लीवर को क्षतिग्रस्त करते हुए, इसमें ये जो है हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही होता है। समझ गए? यह फैलने का मार्ग ओरल फीकर द्वारा फैलता है। समझ गए? प्रकार यहाँ पे है, पता है। अब यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। अब इसके कारण जानना है कि यह हेपेटाइटिस किन कारणों से होता है। कारण वही है, हेपेटाइटिस वायरस है, हर्पीज वायरस है। समझ गए? सेक्स से रिलेटेड संक्रामक रोग है। यह एसटीडी डिजीज में भी आता है, मतलब असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यह फैलता है, तो एक कारण वो भी होगा। हर्पीज वायरस भी होता है, लेप्टोस्पाइरोसिस भी इसका कारण होता है, साइटोमेगला वायरस भी होता है। समझ गए? तो विभिन्न प्रकार के वायरस से ये होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसको भी ये हो सकता है। एनाल्जेसिक मतलब बहुत ज़्यादा दर्द के दवाइयाँ अगर कोई यूज कर रहा है लगातार, तो उसको भी लीवर में ये चीज़ें हो सकता है, इन्फेक्शन। समझ गए? साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ, कोई ऐसे नशीली साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ लेते हैं जहरीली, तो उससे भी ये जो है आपको हो सकता है। थायराइड रोग की दवाएं, अगर कोई बहुत दिनों से लंबे समय से अगर ओवरडोज अगर थायराइड का होगा मेडिसिन का, तो ये हो जाता है लीवर में इन्फेक्शन। दूषित पानी, भोजन, दूध, ये सब से भी जो है ये होता है। इसलिए जिसको भी अगर हेपेटाइटिस हो, उसको लीवर बहुत, उसको दूध वाला सामान नहीं खाना चाहिए, खासकर डेयरी वाला। समझ गए? दूषित जल, पानी, ये सब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये इन सब कारणों से होता है। बाकी ऊपर में साइटोमेगला वायरस, हर्पीज वायरस, समझ गए, लेप्टोस्पाइरोसिस, समझ गए, हेपेटाइटिस वायरस, ये सब के सब इसके कारण होते हैं। बाकी दर्द वाला दवाई लगातार नहीं खाते रहना चाहिए। थोड़ा मोड़ा दर्द है तो उससे बर्दाश्त करना चाहिए विदाउट दवाई का, क्योंकि दर्द वाले दवाई का बहुत ज़्यादा आपके लीवर किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। समझ गए? उसके बाद थायराइड मेडिसिन भी अगर कोशिश कीजिए कि कुछ दिन गैप करके लिया जाए तो बढ़िया है। समझ गए? क्योंकि इसके कारण आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब कारण होता है हेपेटाइटिस का। आगे है अब हेपेटाइटिस चूँकि लीवर पर अटैक करता है,
तो लीवर को अटैक होने से क्या क्या व्यक्ति में होगा, वो लक्षण क्या क्या होगा सामने है। फीवर होगा, हेपेटाइटिस वाले को फीवर भी हो जाता है, समझ गए। सिर दर्द होता है, जब फीवर होगा सिर दर्द होगा। अब चूंकि लीवर ही व्यक्ति का काम नहीं करेगा तो भोजन भी सही से नहीं पचेगा, अब जो भी खाएगा निकल जाएगा, तो कमजोरी होगा, समझ गए। भूख नहीं लगेगा, लीवर खराब होगा तो भूख पचेगा नहीं, भोजन एक बार खाने के बाद तो दूसरा बार भोजन भूख लगेगा नहीं लगेगा। भोजन भी आप नहीं कर बराबर करेंगे, पेट भरा भरा सा लगेगा, वजन घटने लगेगा, समझ गए। जी मचलेगा, उल्टी होगा, मल जो होगा वह मिट्टी के जैसे होने लगेगा। यूरिन भी जो है आपके गहरे रंग का होने लगेगा। ज्वाइंट सब में पेन होने लगता है व्यक्ति का। थकान होता है, प्रकाश से डर लगता है। ये हेपेटोमेगली, यकृत का आकार बढ़ जाता है। व्यक्ति में जॉन्डिस भी हो सकता है, समझ गए। पेट में दर्द या करापन हो सकता है, पेट भारीपन हो सकता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं। इनडाइजेशन की समस्या भी हो सकता है, अपच की भी समस्या, कब्ज की भी समस्या हो सकते हैं, समझ गए। शरीर पीला हो सकता है। तो एक लीवर से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि लीवर हमारे मेटाबॉलिज क्रिया को बना कर रखता है, संतुलित करके रखता है। और लीवर जब खराब होगा तो आपके बॉडी में भोजन नहीं लगेगा, भोजन नहीं पचेगा, समझ गए। भूख नहीं लगेगा, शरीर दुबला होने लगेगा, पेट भरा भरा सब, पेट में करापन लगेगा, समझ गए। आपके जो है राइट साइड में दर्द भी होगा, समझ, मिट्टी का रंग के जैसे मल होगा। जोड़ों में दर्द होने लगेगा, थकान होने लगेगा, लीवर में डार्क यूरिन होने लगेगा, जॉन्डिस होने लगेगा, फोटो प्रकाश में जाने से डर लगने लगेगा। तो ये सारे चीज़ जो है आपके हो सकते हैं हेपेटाइटिस के होने से, समझ गए। तो ये लक्षण हो गए। रही बात निदान मतलब डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस के लिए कौन कौन सी डायग्नोसिस है। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग लिया जाता है, किसी भी बीमारी का इतिहास इतिवृत्ति लिया जाता है। शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और वायरल मार्कर टेस्ट होता है। अब ये वायरल मार्कर टेस्ट में क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए। HCV होता है, समझ गए। HIV का भी टेस्ट होता है, HIV 1 और 2 का टेस्ट होता है, समझ गए। उसके बाद HCV HIV का टेस्ट, समझ गए। और HBsAg का टेस्ट होता है, HBsAg का टेस्ट होता है, समझ गए। HBsAg का टेस्ट होता है। वायरल मार्कर में ये 4-5 प्रकार के टेस्ट जो है HCV, HIV 1, 2, HBsAg और ये सब जो है वायरल मार्कर टेस्ट में ये सब होता है, समझ गए। तो ये होता है। लीवर बायोप्सी टेस्ट होता है, लीवर का बायोप्सी किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखा जाता है कि लीवर किस कंडीशन में है। ब्लड की जाँच किया जाता है इन्फेक्शन वगैरह जानने के लिए। एल्काइल ब्लड जांच में ये देखा जाता है कि एल्काइल फॉस्फेट का तो जो है स्तर नहीं बढ़ा हुआ है। सीरम बिलिरुबिन का भी स्तर जो है बढ़ा हो सकता है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT टाइम भी जो है बढ़ा हो सकता है। WBC की संख्या में भी इंक्रीज हो सकता है। SGOT SGPT का लेवल बढ़ा हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट में ये सब जो है आपको बढ़ा मिलता है इस हेपेटाइटिस के कंडीशन में, समझ गए। तो ये जो है सारे के सारे ब्लड टेस्ट है, ये सब किया जाता है, समझ गए। अब ये हो गया टेस्ट। अब इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या होता है, तो माय डियर जटिलता मतलब इस बीमारी को अगर नहीं लिया जाए, नहीं दिखाया जाए डॉक्टर से, तो क्या जटिल हो सकता है संभावना। जैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब लीवर आपका पूर्ण तरीका से निर्जीव के रूप में, ठोस के रूप में हो जाएगा, यह लीवर सिरोसिस, समझ गए। लीवर के ऊपर जो है आपके लवण उवन का जमाव हो जाएगा, लीवर ठोस के रूप में हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो लीवर सिरोसिस हो सकता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज, लीवर में बहुत लंबे समय से समस्या होने से क्रॉनिक डिजीज हो सकता है। हेपेटिक सर्किनोमा मतलब यकृत का कैंसर, लीवर का कैंसर हो सकता है, हेपेटिक सर्किनोमा, समझ गए। लास्ट में डेथ भी हो सकता है और नेक्रोसिस ऑफ लीवर, लीवर नष्ट भी हो सकता है। तो ये सब जटिलता है, लीवर सिरोसिस, क्रॉनिक डिजीज, यकृत कैंसर, मृत्यु और यकृत का नष्ट होना। तो ये सब जो है आपके होते हैं क्या चीज़, जटिलता, समझ गए। रही बात इसके लिए उपचार कौन सा है, तो माय डियर इसके लिए बिल्कुल उपचार है, लेकिन जिसको अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो हेपेटाइटिस समझ लीजिए कि इतना आसानी से ठीक होने वाला रोग नहीं होता है, समझ गए ना। उसके लिए आपको ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उपचार में क्या होता है, तो उपचार में आपके सामने है, पहला है पेजी, देख लीजिए, पेजिन टेरफेरॉन 2A और 2B हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस के लिए दवा आता है पेजिन टेरफेरॉन 2A और 2B, ये दवाई है, समझ गए। यह उपचार करता है, रोकथाम करता है हेपेटाइटिस के लिए, समझ गए। दूसरा है एडिपोविर, डिपोवॉक्सिट और हेपेटाइटिस बी के लिए, वो था हेपेटाइटिस सी के लिए। यहाँ पर है हेपेटाइटिस बी के लिए एडिपोविर और डिपोवॉक्सिट
समझ गए, रिफोविर, डिपिवॉक्सिट हेपेटाइटिस बी के लिए। तो ये 2 दवाइयाँ याद रखिएगा जरूर, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग, उपचार हो गया रोकथाम की तरह, और उपचार में जो भी और लक्षण होगा, सिम्प्टोमेटिक दवाई तो चलेगा ही चलेगा, जैसे दर्द होना, बुखार लगना, जॉइंट पेन करना, ये सब की तो चलेगा ही चलेगा, समझ गए ना। बाकी मेन उपचार जो 2 था हेपेटाइटिस के लिए लिख दिए, बाकी सिम्प्टोमेटिक दवाइयाँ तो सब बीमारी में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लिख दीजिएगा, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड केयर, रोकथाम और देखभाल। अब रोकथाम देखभाल कैसे करेंगे? हेपेटाइटिस के प्रति इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पहले से पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है उसके लिए बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है, समझ गए। उसके बाद है, यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आए तो उसे इम्यूनोग्लोबिन 2 सप्ताह के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति में ये पाया जाए, समझ गए, कि हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आ गया है तो उससे जो है लगातार 2 सप्ताह के अंदर में उसे इम्यूनोग्लोबिन जो है अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जानी चाहिए हेपेटाइटिस ए के संपर्क में आने से। बी, तीसरा नंबर है रोकथाम में और उपचार में, हेपेटाइटिस वाले रोगियों को उपयोग में लाए गए उपकरण को हाइपोक्लोराइट 1% में डुबोकर रखना चाहिए एवं अलग से नष्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले बात होता है कि कोई अगर हेपेटाइटिस के मरीज़ है तो हेपेटाइटिस वाला मरीज़ अगर कोई सामान, कोई उपकरण को अगर स्पर्श किया है, छू दिया है, तो उस सामान को 1% हाइपोक्लोराइट होता है उसके सॉल्यूशन में डुबो कर रखना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत तीव्र संक्रामक होता है, यह दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है और फैलेगा तो फिर उस व्यक्ति को भी लीवर को डैमेज करेगा, समझ गए। चौथा है, रोगी को उपचार करने से पूर्व दस्ताने अवश्य परहें। अगर आप नर्स है, डॉक्टर है, तो आपको करना चाहिए कि हेपेटाइटिस वाला पेशेंट अगर पता है, सामने है, तो उसके उपचार करने से पहले दस्ताना मास्क जरूर लगा ले। रोगी के उपयोग में लाए गए रेक्टल थर्मामीटर को डिस्केयर कर देना चाहिए। अब जो भी थर्मामीटर के उपयोग करके अगर आप रेक्टल मलाशय के थ्रू अगर उसके रेक्टल के द्वारा आप थर्मामीटर डाल के अगर टेम्परेचर चेक किए हैं तो उस थर्मामीटर को दोबारा उपयोग में नहीं लाइए, उसे डिस्केयर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए, समझ गए, जिससे कोई दूसरा उसका चेक ना करेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है हेपेटाइटिस वायरस, समझ गए, एड्स के तरह होता है। रोगी के ऊपर उपयोग में लाए गए सभी उपकरण, नीडल आदि को प्रॉपर डिस्केयर करना चाहिए। रोगी के ऊपर जो भी चीज़ का, उपकरण का, जो भी नीडल का उपयोग किए हैं, प्रॉपर तरीके से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में वह ना आए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसको जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब खत्म, नष्ट कर देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ए सब लोग हम लोग देख चुके हैं 5 प्रकार के, तो उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण होता है, जिसका नाम है इनरेजिक्स, देख लीजिए, इंजेरिक्स बी, समझ गए, इंजेरिक्स बी होता है, रिकॉम्बी वैक्स HB होता है, याद रखिएगा, इंजेरिक्स बी और रिकॉम्बी वैक्स HB का उपयोग किया जाता है हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए, समझ गए। 8वां है, ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। अब हेपेटाइटिस को रोकथाम करना है तो मान गए अगर किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड अगर कोई चढ़ाने के लिए आ रहा है, ब्लड डोनर करने के लिए, तो पहले उसको हम क्या करते हैं कि उसका स्क्रीनिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पता नहीं है आपको कि किस में जो है HIV है और किस में हेपेटाइटिस है, तो पहले उसका स्क्रीनिंग करके पता कर लेंगे। गर्भवती महिला को वायरल मार्कर की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला में होने की संभावना हो सकता है, समझ गए। यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस आपके सेक्स रिलेशन से भी फैलता है। संवेदनशील व्यक्तियों को पता लगाकर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब जो व्यक्ति है जो संवेदनशील हो, हेपेटाइटिस का लगे कि इसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, तो उसको टीकाकरण करना चाहिए और उसे स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। ओके। 12 है, अवरोधक नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए, मतलब नर्स को रोगियों को जो है संक्रमण से बचाना चाहिए और रोगियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि नर्स को भी हमसे संक्रमण न हो, यही बैरियर नर्सिंग होता है, समझ गए। रोगी को आइसोलेट रखना चाहिए, चूँकि यह एक संक्रामक रोग है तो इससे अन्य रोगियों से अलग रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, रोगी को उसके पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत संक्रामक रोग होता है हेपेटाइटिस, समझ गए। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा ये सारे चीज़, रोकथाम सब चीज़ को मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ऊपर जो भी लोग हम देखे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट से आपका इंग्लिश दिया गया है, क्योंकि ट्रीटमेंट से ऊपर जो है इंग्लिश और हिंदी साथ में ही था, बाकी ट्रीटमेंट से यहाँ पे आपका इंग्लिश दिया गया है और रोकथाम प्रिवेंशन में भी देखभाल में भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ को लिखना है, समझ गए। तो